Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are continuing chapter 3 of our study material Indian contribution to science. So we have discussed about chemistry, its origin, its importance, and how it explored different its uses, how different types of colors were made, how was bread made. So different types of processes we have already seen. Now we will talk about the next topic, which is the classic age. तो अब हम क्लासिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे इसको विस्तार मिला. Alchemy in India emerged around the mid-first millennium CE during the Gupta Empire. तो इंडिया में जो अल्केमी है इसका इमर्जेंस अगर देखा जाए, ये कहाँ से इमर्ज हुआ, तो गुप्ता एम्पायर में. ठीक है. Its origin remain hard to trace and scholars have proposed that it received inputs from China. तो इसके ओरिजिन जो है अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाए कि इसका मेन ओरिजिन कहाँ है. ये तुम देख लीजिए कि मिड फर्स्ट मिलेनियम सी में हुआ और गुप्ता एम्पायर में, लेकिन इसका जो एक मेन सोर्स होता है ना, जो जड़, उस जड़ तक हम नहीं पहुंच पाए. एंड स्कॉलर्स हैव प्रोपोज्ड दैट इट रिसीव्ड इनपुट्स फ्रॉम चाइना. और कुछ स्कॉलर्स ने माना कि इसका जो इनपुट्स है वो कहाँ से लिए गए, चाइना से. ठीक है. वेयर द डिसिप्लिन इज वेल अटेस्टेड एज अर्ली एज इन 2nd century CE. ठीक है. यानी कि भारत में अगर ट्रेस किया जाए तो इसका ओरिजिन नहीं मिल पाया, लेकिन इसका जो इनपुट है वो चाइना में देखा गया कि भाई चाइना से होगा, जो कि कहाँ पे, दूसरी जो शताब्दी पूर्व में ही, यानी कि कॉमन एरा में ही देखा गया है. Whatever its beginning, Indian alchemy soon took a stamp of its own. चाहे बिगनिंग कुछ भी हो, भले ही वो बिगनिंग में कहीं और से लिया हो, कहीं से कॉपी किया हो, मतलब बात वो नहीं है यहाँ पे. कहने का मतलब कि शुरुआत चाहे जो भी हो, लेकिन इंडिया ने एल्केमी को बहुत जल्द अपना खुद का स्टैम्प ले लिया, यानी कि इंटरडिपेंडेंट, खुद आत्मनिर्भर बोल सकते हैं, वो हुआ केमिकल के मामले में. It was variably called रासशास्त्र, रासविद्य और धातुवादा. द वर्ड रासा हैज मेनी मीनिंग. और इसमें जो रासा वर्ड जो सभी में आ रहा है, इसका बहुत सारे मीनिंग है. सच एज इसेंस यानी जिसकी सार, इसेंस होता है जो कोई किसी चीज में जो लगता है मेन होता है. टेस्ट, सैप यानी जो होता है जूस, जूस होता है किसी चीज का, और जूस और सेमन. बट इन दिस context refer to mercury seen as one of the most important element. इसमें मरकरी को सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट देखा गया. ठीक है. मरकरी केमिकल एक एलिमेंट अलग है, तो इस एलिमेंट को देखा है कि एक बेसिक एलिमेंट है. ठीक है. और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इन सभी के लिए. यानी मरकरी का यूज़ बहुत सारी जगहों पे किया गया, यानी कि इसको एक बेसिक मान सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. ठीक है. मरकरी वाज, जस्ट सेकेंड, Mercury was identified with the male principle Shiva, while sulfur, Gandhak, was associated with the female principle Shakti. And most chemicals texts were presented as a dialogue between Shiva and Shakti. Intriguingly, the gender of Mercury and sulfur are the other way around in Chinese alchemy. तो इसमें देखिए किस तरह से प्रेजेंट किया गया है. दो अलग अलग टेक्स्ट बनाए गए, जिनमें से एक का मेल, एक का फीमेल. मेल किसको, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि मरकरी को आइडेंटिफाई किया गया कि एक मेल प्रिंसिपल है, यानी दो सिद्धांत
अपनाए गए। एक को मेल सिद्धांत माना गया, मेल प्रिंसिपल, और एक को फीमेल प्रिंसिपल माना गया। ठीक है, तो मेल किसको माना गया? मरकरी, यानी कि मेल प्रिंसिपल शिवा को माना गया, मरकरी भी। जबकि सल्फर यानी कि जो गंधक होता था उसको फीमेल प्रिंसिपल यानी कि शक्ति माना गया। और दोनों के बीच में टेक्स्ट को इस तरह से लिखा गया कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा, इस तरह से टेस्ट किया जाएगा। तो आपस में वो क्या करते हैं, मतलब एक कन्वर्सेशन के तौर पे कि मेल फीमेल जो है आपस में एक बातचीत कर रहे हैं, एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और इस तरह से वो टेस्ट इस पे लिखे गए। दिस इज in tune with the Tantra philosophy, and indeed in alchemical particles preparation and processes, mercury was regarded as divine and assumed to be potent enough to confer not only longevity but also occult powers including invisibility and levitation। और इसका जो है तंत्र फिलोसॉफी पे भी बहुत सारी, जैसे कि आज तो उतनी नहीं है, पहले जो हुआ करता था अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती थी। कुछ जो पत्ते होते थे जैसे आयुर्वेदा में होता है, पेड़ के पत्तों वगैरह से दवाई बनाई जाती थी। तो तंत्र का फिलोसॉफी जो है इसमें भी एल्केमिकल प्रैक्टिसेस होते थे, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, कौन सा प्रोसेस होगा। इनमें भी मरकरी को एक डिवाइन की तरह कहता है कि मरकरी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया करता था। ठीक है, There is a vast alchemical literature authored by savants such as Nagarjuna, Govind Bhagwat, Bhagavad, Somadev, Yasodhara, among many others। तो जितने भी एल्केमिकल लिटरेचर है जो केमिस्ट्री से, केमिकल से रिलेटेड है, इनको लिखा गया बहुत से सेवेंट, जैसे कि नागार्जुन हो गए, गोविंद भागवत हो गए, बांगभट्ट, सोमदेव, यशोधरा। ये सभी नाम थोड़े से आपको होने चाहिए कि जब ऑप्शन आए तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सके। तो ये सभी कुछ ऑथर्स रहे हैं एल्केमिकल लिटरेचर के। दी रसशास्त्र टेक्स्ट डिस्कस मेनी केमिकल सब्सटेंसेस एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये जो रसशास्त्र है, तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है रसशास्त्र। इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, जैसे एसेंस होता है, सेप होता है, जूस होता है, हाँ सेमेन होता है। ठीक है, तो जो रसाशास्त्र है ये टेक्स्ट बहुत से केमिकल सब्सटेंस की बातें करता है और उनके इंटरेक्शन के बारे में कि एक सब्सटेंस दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट कैसे करता है, उन सभी के रिएक्शंस के बारे में। दे वर कैटेगराइज्ड एज फॉलो विद सम वेरिएशन। कुछ वेरिएशन थे उनमें और उसी के आधार पर कैटेगराइजेशन किया गया। जैसे हम भी किसी चीज़ के जो टाइप होता है अलग अलग टाइप में बांट देते हैं, जैसे एलिमेंट को बाद में बांट दिया गया है ना, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। तो उसी तरह से उस समय कुछ वेरिएशंस देखे गए और इन वेरिएशन के आधार पे उनका कैटेगराइजेशन किया गया। महर्षास और 8 मेजर सब्सटेंस। ठीक है, ये 8 मेजर सब्सटेंस कौन कौन से हैं? मिका, टोरमलिन, कॉपर पाइराइट, आयरन पाइराइट, बिट्यूमिन, कॉपर सल्फेट, जिंक कार्बोनेट एंड मरकरी, समटाइम्स लैपिस लाजुली एंड मैग्नेटाइट और आयोडेस्टोन आर इंक्लूडेड। तो ये कुछ महाशास्त्र यानी कि 8 मेजर सब्सटेंसेस है, मेजर सब्सटेंस है। अब माइनर सब्सटेंस भी देखना है, तो ये कैटेगराइजेशन तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। 2 से 3 बार इसको आप देखिएगा तो आ जाएगा कि कौन कौन सा अब पूछा जा सकता, पूछ ले कि हाँ इसमें से कौन सा मेजर सब्सटेंस है उस समय का जो टेक्स्ट में लिखे गए थे, इनमें से मेजर सब्सटेंस कौन है, माइनर कौन सा है। ठीक है, नवरत्न, जैसे नवरत्न आगे चल के धातु या 7 मेटल्स है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें देखनी है। बात है उपारासस या 8 माइनर सब्सटेंसेस। ये कौन कौन से माइनर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं ये देखते हैं। तो सल्फर आते हैं, रेड ऑकर, आयरन सल्फेट, एलम यानी फिटकिर जो होता है,
ऑर्पिमेंट यानी आर्सेनिक ट्राइफ सल्फाइड होता है ये, रिलगर यानी आर्सेनिक सल्फाइड, कोलिरियम जो कि एंटीमनी का एक कंपाउंड होता है, एंड टिनस्टोन या कैसीटेट्राइड जो टीन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कुछ नाम है, अलग अलग नाम आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाए, तो इसको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि माइनर सब्सटेंस कौन होता है, मेजर कौन होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग पर्ल, टोपाज, एमेरल्ड, रूबी, सफ़ायर एंड डायमंड। तो 9 जेम्स कौन कौन से वही हैं, उनमें पर्ल है, टोपाज है, एमराल्ड है, रूबी है, सफ़ायर है और डायमंड है। धातुज और 7 मेटल ये कौन कौन से हैं, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टीन, जिंक। अ फ्यू एलॉयज, एलॉयज भी कुछ जैसे ब्रास है, बोरॉन्ज है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल का है। इन सभी को भी इंक्लूड किया गया। पॉइजन में जैसे वीज़ा, गरला और प्लांट। एमंग द लेटर यानी कि जो प्लांट है, प्लांटों के बीच में ओवर 200 आर नेम्ड इन देयर टेक्स्ट। जो प्लांट ये पॉइजन सबको बात है, तो लगभग 200 प्लांट्स का नाम जो है उस टेक्स्ट में लिखा गया कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो ये सभी देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि केमिस्ट्री में ये सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया। उसमें मरकरी जो है, हमेशा ध्यान रखना, मरकरी जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो लगभग 200 का नाम यानी प्लांट्स का नाम उसमें दर्ज किया गया है। देयर आइडेंटिफिकेशन नॉट ऑलवेज सर्टेन, और उनका यानी कि ऐसा नहीं कि जिसका नाम जो दिया गया उसका पहचान से कोई भी एक पेड़ का नाम दे दिया गया है तो उसकी पहचान जो है वो निश्चित नहीं होती है। कोई कहेगा कि ये पौधा है, कोई कहेगा ये है, तो पहचान जो है उसकी निश्चित नहीं है। प्लांट्स वर रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर टू ट्रीट और डाइजेस्ट मेटल एंड मिनरल्स। तो प्लांट की रिक्वायरमेंट क्यों थी, तो पर्टिकुलरली ट्रीट किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, डाइजेस्ट मेटल, मेटल को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब कि क्या उसको गलाने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए, और मिनरल्स को भी, मेटल्स का भी। In the quest for the elixir of life, mercurial preparations were supposed to bestow long life and youthful vigor. Mercury was sometimes called Earth Dhatu, Amrit Dhatu, or immortal metal. In practice, some Ayurvedic and Siddhant medicines were derived from various metals and minerals, but only after those had undergone complex purificatory process so as to remove their toxic events or kill them, as the text say, and make them fit for internal use. For instance, although mercury compounds are regarded as poisonous, cinnabar, mercuric sulfide, and CS went through 18 complex processes, including rubbing with various medicinally efficacious plant juices and extracts, incorporation of सल्फर, मीका, अल्कलाइन सब्सटेंसेस एटसेट्रा। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है लिखने के बीच में, कि लाइफ के बारे में जो मरकरी जो कहा गया है कि सबसे बेस्ट, तो ये क्या है, कभी कभी इसको इमोर्टल मेटल कहा जाता है। ठीक है, ये एक धातु है जो कि क्या है, इमोर्टल, और ये मनुष्य पीते थे, काफ़ी जो यूथ होते थे वो इसको यूज़ किया करते थे इसका। ठीक है, और ऐसे ही नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मरकरी जो है अपने आप में एक टॉक्सिक है। ठीक है, इसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसीलिए आजकल देखिएगा जो थर्मोमीटर आता है वो डिजिटल आता है, उसमें वो मरकरी जो है जो पारा वाला साइड में होता है वो यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जब मरकरी अपने आप में ही पॉइजनस है तो फिर इसका यूज़ कोई इंसान उसको अंदर कैसे ले सकता है, कंज्यूम कैसे कर सकता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंज्यूम करने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसको करके उसको मनुष्य के शरीर में भेजा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो आयरन होता है, आयरन
आयरन जिसको हम लोहा भी समझ, तो लोहा क्या डाइजेस्ट हो सकता है? लोहा ऐसा खा लेंगे तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं। तो आयरन जो हम लेते हैं उसको देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से अलग अलग चीज़ों में हमें आयरन मिलता है। तो सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करने के बाद ये जो मरकरी होता था या मरकरी से बना हुआ जो भी केमिकल्स होता था वो यूज़ करने के लायक हो जाता था, वो कंज्यूमेबल हो जाता था, और मरकरी को इमॉर्टल मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा टेक्स्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टिंग मरकरी कंपाउंड वाज देन डिक्लेयर्ड फिट फॉर कंजम्पशन। वही बात कही गई कि जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करके उसको कंज्यूमेबल बना दिया जाता था तो वो कंजम्पशन के लायक हो जाता था। एंड बिलीव्ड टू लीड टू अ बॉडीज रीजुनोवेशन। रीजुनोवेशन मतलब क्या? नवीकरण। भाई कोई बॉडी अगर कोई ख़राब कुछ हो गई है तो उसको रीजनोवेशन करने के लिए, ठीक है, पुनर्स्थापना उसको करने के लिए, सही ठीक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना वास्ट थिंकिंग थी लोगों की। ठीक है, एक केमिस्ट की। सिमिलर प्रोसेसेस एग्जिस्टेड इन तमिल एल्केमी एंड द सिद्धांत सिस्टम ऑफ मेडिसिन, Siddha system of medicine, which developed in addition special techniques in connection with naturally occurring salts, especially three of them, Mapu, consisting of rock salts and various carbonates. तो इसी तरह के प्रोसेसेस, यानी अभी जो प्रोसेस जो बताएगा कि वो पहला सबसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इमॉर्टल मेटल किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। क्योंकि ये शरीर का रीजनरेशन करता है, और इसको कंज्यूम कैसे करता है? तो इसको पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारते हैं। फर्स्ट मरकरी अंडरगोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स कंज्यूमेबल फॉर अ ह्यूमन, एंड वंस वी टेक it regenerate our body. Okay, so there exists similar process was there in Tamil alchemy and Siddha system of medicine, and which developed in addition special techniques in connection with naturally occurring salt. और इसी तरह की इसमें एक स्पेशल टेक्निक डेवलप किया गया। इसी तरह का, यानी कि सिमिलर प्रोसेस था, सेम नहीं था, ठीक है, लेकिन इसी तरह का था। और वो किस चीज़ था? जैसे यहाँ पे तो अभी मरकरी की बात की कि भाई मरकरी से रिजनोवेशन हो रहा है, यूथ लोग पी रहे हैं, लेकिन इसी तरह की एक और प्रोसेस जो कि तमिल एल्केमी में थी, लेकिन वो मरकरी के साथ नहीं थी, वो किसके साथ? इन कनेक्शन नेचुरली अकरिंग साल्ट, जो साल्ट नेचर में प्राप्त हो रहा है, और विशेष रूप से उनमें से तीन मुफू जो है, जिनमें रॉक होता था, साल्ट होता था, बहुत सारे कार्बोनेट होते थे। ठीक है, तीन सभी चीज़ों को मिलाकर भी वही प्रोसेस दोहराया जाता था, और वो ये लोग यहाँ भी वही माना जाता था कि इसे बॉडी का रीजनोवेशन होगा। बॉडी जो है जो खराब हो रही है, यानी उससे जो है फिर से ठीक होने लगेंगे लोग। ठीक, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? इमॉर्टल मेटल। किसको? मरकरी को। ध्यान रहेगा। चलिए, ये नेटिव सिनेबार और मर्क्यूरिक से सल्फाइड है, देख सकते हैं। धीरे धीरे इसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग करने के बाद ये कंज्यूम करने के लिए हो जाएगा। ट्रांसम्यूटिंग बेस मेटल सच एज लीड, टीन और कॉपर इनटू गोल्ड वाज अनदर परस्यूट ऑफ एल्केमी। ट्रांसम्यूटिंग बेस मेटल, तो जो बेस मेटल है, ठीक है, बेसिक जो मेटल जैसे क्या है, लीड है, टीन है या कॉपर है, इसको गोल्ड में बदलना, ये दूसरा भी एल्केमी था। जैसे आज हम इस प्रोसेस को, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अगर आप 8th क्लास में तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे कि एक मेटर का जो होता है सॉल्यूशन दूसरे पे
डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इससे आप देखते होंगे कि जो इस बाईसाइकिल जो नया नया होता है उसका जो हैंडल स्टील का कितना चमकता है। हाँ, जो नई नई साइकिल होती है, नए नए कुकर होते हैं, कोई नए नए बर्तन जो होता है वो कितना चमकता है। कोई ज्वेलरी होता है, नॉर्मल का होता है, उस पर पानी चढ़ा दिया सोना का, उसको बोलते हैं ना पानी चढ़ाना। तो पानी चढ़ाना भी एक तरह का वही है, ठीक। तो वो ये प्रोसेस भी एल्केमी में था एंड इन्वॉल्व्ड 5 ऑपरेशंस, और 5 ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व थे। कौन कौन सा था वो, ये ध्यान में रखना है। स्मीयरिंग के बाद थ्रोइंग, पोरिंग, फ्यूमिगेटिंग एंड इम्पैक्ट। तो ये 5 प्रोसेस है, इसको पूरा डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन ये 5 प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हियर अगेन मरकरी समटाइम्स कॉल्ड स्वर्णकारक, स्वर्णकारक, ठीक है, और मेकर ऑफ गोल्ड। देख रहे हैं यहाँ पर भी मरकरी का देखिए कितना बढ़िया इस्तेमाल है। यहाँ भी मरकरी इमिनेंट है, प्रोमिनेंट है। एक तो वहाँ पे शरीर के रेजुनोवेशन के लिए यूज़ किया जाता था, मरकरी को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता था। और यहाँ भी जो गोल्ड में करने का, ठीक है, गोल्ड में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है उसमें भी माना जा रहा है। इसको क्या नाम दिया गया, मेकर ऑफ गोल्ड। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। मेकर ऑफ गोल्ड कौन है? तो मरकरी की अहमियत दोनों जगह देखी जा रही है। इससे पता चलता है कि मरकरी उस समय की एल्केमी में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है, ठीक है। उस समय की केमिस्ट्री में मरकरी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल। The process described in the text are quite elaborate, extending to many days. Their precise details cannot often be followed, however, as there are uncertainties about some plants, minerals or their treatments. लेकिन एक दिक्कत है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि उस समय तो एल्केमी में जो कुछ भी हुआ लोगों ने किया, केमिस्ट ने किया, जो एक्सपेरिमेंट करना था उन्होंने किया, उसके बारे में लिखा भी कि भाई ये हमने किया है, ऐसे इस पेड़ का साल लिया, ऐसे किया, ठीक है। लेकिन जो मिनरल, जैसे आज तो उतनी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। ये काफ़ी इलेबोरेट टेक्स्ट लिखा गया है और उसमें हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया भी गया है, ठीक है, और हमें समझ भी आ रहा है। लेकिन जब तक हमें पहचान में नहीं आएगी, से जल्दी कि टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम जब तक हमें पहचान में नहीं कि टाइटेनियम क्या है, सोडियम बोल दिया, उसमें लिख दिया सोडियम, और हमें सोडियम के बारे में पता ही नहीं है, तो हमको समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन सा एलिमेंट, कौन सा मिनरल्स यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है, वो किस तरह से दिखता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। हियर अगेन मरकरी, but transmutation was not regarded as a purely mechanical process. Honesty, self-control, sincerity of purpose, devotion to God, obedience to the Guru, and faith in Rasavidya were regarded as essential for the Rasavadin to achieve success. लेकिन इसमें जो है एक तरह की फिलोसॉफी को जोड़ दी गई है। कौन सी फिलोसॉफी? जैसे तो ना कि गॉड में विश्वास, बिलीव करना कि भाई ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसी बातें इसमें है, ठीक है। जैसे रुकिए 1 मिनट, बट ट्रांसम्यूटेशन वाज नॉट रिगार्डेड एज अ प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। और इसको जो है ट्रांसम्यूटेशन, जो हमने भी पढ़ा कि किसी बेस मटेरियल को गोल्ड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन कहा गया। तो ये जो प्रोसेस है ये प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस नहीं था,
प्योरली मैकेनिकल नहीं था, इसका मतलब क्या है? ऑनेस्टी, इसमें ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल होना, सिंसियरिटी होना, आप कितने सिंसियर हैं ना, डिवोशन टू गॉड, गॉड में आपकी कितनी आस्था है, ठीक है, ईश्वर में आस्था कितनी है, लगाव कितना है, ओबीडियंस टू द गुरु, कि आप गुरु की बात कितनी मानते हैं, एंड फेथ इन रसविद्या वर रिगार्डेड एज एसेंशियल फॉर द रासविधान, कि आपको सक्सेस चाहिए, ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो दी गई है, क्या क्या दी गई है कि ऑनेस्टी, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कि भाई आप गुरु की इज्जत करते हैं, उनकी गुरु की बात मानते हैं, उनकी आगे का पालन करते हैं, और रस विद्या में आपको फेथ है, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी थी कि आप सक्सेस अचीव कर पाइएगा इसमें। एक्चुअल प्रैक्टिसेस वर केप्ट सीक्रेट as the goal would fail to be reached if they were divulged to the uninitiated, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसको सीक्रेट रखा गया, क्योंकि गोल अगर फेल हो जाए, ठीक है, अगर होता है कि अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर किसी को पहले ही बताया गया तो प्लानिंग फेल हो जाएगा, तो उस तरह की बातें थी वहाँ पे, ठीक है। डिवोशन टू गॉड, ओबीडियंस टू द गुरु एंड फेथ इन रस विद्या वर रिगार्डेड एज एसेंशियल फॉर द रासोवदीन टू अचीव सक्सेस, तो सेम बात कही गई है, दोहराई गई इसमें, देख रहे हैं यहाँ पे डबल डबल लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं। Claim of actual production of gold out of base metal extend to recent time, such as a 1941 demonstration recorded on a marble slab at New Delhi's Lakshmi Narayan Temple. Naturally, such claims must be viewed with the greatest skepticism. देखिए, जो ये जो दावा है कि एक्चुअल गोल्ड का प्रोडक्शन कैसे होगी, भाई गोल्ड ही है डायरेक्टली। हमने तो अभी पढ़ा क्या, हमने अभी एक प्रोसेस पढ़ी, कौन सी, ट्रांसम्यूटेशन, जिससे किसी बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन एक्चुअल गोल्ड की बात करें तो उसका प्रोडक्शन का जो दावा है, द बेस मेटल एक्सटेंड टू रिसेंट टाइम, वो रिसेंट टाइम तक वो आता है कि भाई हम दावा करने की, जैसे होता है प्योर सोना, ये सब के बारे में कि ये प्योर सोना है, इसमें कुछ नहीं है, तो जो मिलावट करते करते जो सोना बनाया जा रहा है, उसी की बात नहीं हो रही है। ये जो दावा हो रहा है कि भाई ये जो सोना है बेस मेटल से इसको बनाया गया है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है गोल्ड का। तो जैसे कि 1941 में एग्जाम्पल है, डिमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्डेड ऑन अ मार्बल स्लैब एट न्यू दिल्ली लक्ष्मी नारायण टेम्पल, नेचुरली सच क्लेम्स मस्ट बी व्यूड, और ऐसे क्लेम को देखना चाहिए विद ग्रेटेस्ट स्केप्टिसिज्म। भाई केवल दावा जो कर रहा है कि भाई ये सही है, आज कितने लोग बोलते हैं कि भाई जो गोल्ड है ये सही है, 22 कैरेट का है, 24 का है, जो भी दावा करते हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ मिलावट ही रहती है। और हम खरीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पत्थर रखे, उस पर सही से उसकी जांच करें। और नॉर्मली जो व्यक्ति पहनता है, जो सुनार नहीं है, जिसके बारे में नहीं जानता है, वो तो ऐसे ही ले लेगा, चाहे उसमें 50-50 मिलाया गया। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। Okay, now more likely the color of the metal was so altered that it appeared golden, और इससे अधिक बात यह है कि जब मेटल का कलर था वो इतना अल्टर्ड था कि एकदम गोल्डन लगता था। इंडीड सचमुच सम टेक्स्ट रेफर टू गोल्ड लुकिंग एलॉयज ऑफ सिल्वर, मर्करी एंड कॉपर। इन द alchemical tradition, the transmutation of metals may also be taken as a metaphor for the body's own transmutation through the elixir of life, which was the ultimate objective of Indian alchemists. In any case, the quest for the elixir of the transmutation of base metals did lead to actual and valuable chemical techniques in the medical field. In particular,
and eventually contributed to the Ayurvedic and Siddha pharmacopoeias. So यहाँ पे क्या बात है कि जो एल्केमिकल जो ट्रेडिशन है, ये जो ट्रेडिशन चलते आ रही थी। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी एंड अपैरेटस। अब आ जाते हैं प्रयोगशाला के अंदर। अपैरेटस मतलब होता है द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज इन लेबोरेटरी। किसी प्रयोगशाला में जो हम यूज करते हैं वो सारे अपैरेटस होते हैं, ठीक है। नाउ द टेक्स्ट केयरफुली स्पेल आउट द लेआउट ऑफ द लेबोरेटरी। जो टेक्स्ट जो लिखे गए वो पूरी तरह से लेबोरेटरी का बखान करता है, वो एक लेआउट देता है कि किस तरह की लेबोरेटरी थी। आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में, ये टेक्स्ट के अंदर दिया गया है। विद द 4 डोर्स, 4 डोर्स होते थे। एसोटेरिक सिंबल रसलिंगा इन द ईस्ट, furnaces in the southeast, instrument in the northwest, etc. Besides mortars, stone or iron, and pestles, bellows to heat the furnaces, sieves, pans, tongues, scissors and earthen. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, बताया गया कि कौन किस दिशा में रखे गए। यानी कहने का मतलब कि एक जिस तरह से भ्रमण करवाते हैं किसी का, तो उसी तरह का लेआउट दे करके उसके बारे में एक्सप्लेन करके मानो हमको भ्रमण करवा दिया उस समय के केमिकल लैब्स में, लेबोरेटरीज में। द आर्टिस्ट व्यू ऑफ एल्केमिकल लेबोरेटरी और रसल्ला ग्लास वेजल अपरेटस इंक्लूड्स में स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट है, इंजीनियसली डेवलप्ड फॉर हीटिंग के लिए, स्टीमिंग के लिए, डिस्टिलिंग के लिए, ट्राइटूरेटिंग के लिए, एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंस के लिए। तो अलग अलग ये कि कौन किस चीज़ के काम आते थे, वो सारी चीज़, हर चीज़ डिस्कस किया गया है, हर चीज़ बताया गया है एक एक करके, और उसके स्थान बताए गए हैं, उसके यूज बताए गए हैं। आता है द मूसा यंत्र और क्रूबल। अब एक एक करके हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ अपरेटस के बारे में। तो ये क्या होता था? यूजुअली मेड ऑफ वाइट क्ले, ये वाइट क्ले का बना होता था। क्ले जो होता है मिट्टी का, ऑफ द अर्थ ऑफ एन एंट हील मिक्सड विद राइस हस्क, आयरन डस्ट, चौक एटसेट्रा। तो ये जो मूसा यंत्र होता था या क्रूसिबल हुआ करता था, ये किस चीज़ का बना होता था? ये वाइट क्ले का बना होता था, ठीक है। जो मिट्टी का जो होता है क्ले का बना होता था। और अर्थ ऑफ दी एंट हिल, एंट हिल समझते हैं, जो चींटियों का जो घर होता है, वहाँ से वहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी नरम होती है, एकदम बहुत हल्की हो जाती है मिट्टी। तो वहाँ की मिट्टी को राइस हस्क, यानी कि जो चावल का जो भूसी है उसमें मिलाकर, और आयरन डस्ट को मिलाकर, चौक को मिलाकर, ये सभी बनाए जाते थे। तो उस समय जो मटेरियल मौजूद थे, जिसके बारे में जानकारी थी, उन सभी का यूज करके ये सारे अपैरेटस बनाए गए थे। सच क्रूसिबल्स वुड हैव वेरियस शेप्स एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन। अब ये इसका शेप साइज कैसा होता था, तो ये डिपेंड करता था कि किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसका काम अगर हीटिंग है तो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, कोई कंडक्शन वाला होना चाहिए, ठीक है। अब उसका साइज़ की बात करें तो साइज़ जिस हिसाब से, जितना पानी गर्म करना हो, कुछ भी करना हो, हीटिंग करना हो, तो उसके हिसाब से शेप और साइज़ डिसाइड होता था, ठीक है। तो ये याद रखना, मूसा यंत्र, मूसा यंत्र किस चीज़ का बना होता था, उसका क्या एप्लीकेशन था, तो ये सारे तो पता होने चाहिए। क्योंकि हम केमिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसके अपरेटस के बारे में और यूज़ के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तथा कोष्ठी यंत्र, कोष्ठी यंत्र अब क्या है? फॉर दी एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंस ऑफ मेटल, मेटल के जो एसेंस है उसको निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिम्ड वेजल्स, 2 रिम के एक वेजल का यूज किया जाता था, विद फायर अर्ज्ड फ्रॉम अबव, और ऊपर से देखिए फायर, ये आप देख सकते हैं,
ये क्या है, कोशी यंत्र यही है। ठीक है, फिगर में आप समझ सकते हैं नीचे से क्या है और ऊपर से आग रखा हुआ है, तो कोशी यंत्र है। एंड साइड ब्लोअर, साइड से यहाँ पे फूकने वाला होता था, फूंक मारने वाला, हवा डालने वाला। बिसाइड द मेटल द वेजल वुड बी फील्ड विद चारकोल, और उसके बगल में क्या रहता है, चारकोल रख दिया जाता था। तो इस तरह का उसका से क्या जो अपीयरेंस होता था ऐसे होता था, आप देख लीजिए। पता है दी श्वेदानी यंत्र, तो ये क्या है, अ बिग अर्थन वेजल यूज फॉर स्टीमिंग। तो एक बड़ा सा पोर्ट की तरह होता था और इसका यूज स्टीमिंग के लिए किया जाता था, स्टीम था ना, स्टीम बनाने के लिए किया जाता था। तो डोला यंत्र, डोला यंत्र क्या है, इन विच अ पॉट इज हाफ फिल्ड विद अ लिक्विड। इसमें क्या किया जाता है, पॉट में हाफ लिक्विड से आधा भर दिया जाता था, उसको कहा जाता था डोला यंत्र। ठीक है, तो डोला यंत्र है, एक घड़ा होता था, उसमें आधा से ज़्यादा लिक्विड को भरा जाता था, वो डोला यंत्र है। एंड अ सस्पेंडेड सबस्टांसेस एब्जॉर्ब्स द वाटर्स वेपर। ऐसा, तो ये दोनों एक दूसरे के आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं कि इसमें जो सब्सटेंस को जो सस्पेंड किया जाता था, उसका लिक्विड का वेपर, जैसे होता है ना किसी चीज़ का हमको वेपर चाहिए, उसको पानी में रख के उसको इवेपोरेट करते हैं तो उसका वेपर जो है ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये था डोला यंत्र। अब आता है दी पटाना यंत्र, पटाना यंत्र, पाटना यंत्र। सो पाटन यंत्र क्या होता था, फॉर सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन इट कुड बी अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज। द सेकेंड वाज आधन यंत्र, इन विच अ पेस्ट ऑफ मरकरी वाज coated at the bottom of the upper vessel, allowing vapors to descend into the lower vessel and combine with substances kept there. तो ये पाटन यंत्र क्या होता था, एक सब्लिमेशन के लिए, सब्लिमेशन समझते हैं, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये तो 9th में टॉपिक ये पढ़ाई होता है अभी। सब्लिमेशन देखिए, सॉलिड से सॉलिड को जब हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस बनता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सॉलिड से बिना लिक्विड में परिवर्तन हुए, बिना लिक्विड में गए हुए सीधे गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, और डिस्टिलेशन तो जानते ही हैं कि जो भी कुछ रख दिया जाता है कोई सब्सटेंस वो नीचे चला जाता है तो डिस्टिलेशन होता है। इट कुड बी अपवर्ड, ये अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है और साइडवेज हो सकता है। ठीक है, ये पाटन यंत्र में। और दूसरा क्या था, एक आधान यंत्र, आधान यंत्र, ठीक है, प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है। इसमें क्या होता था, मरकरी का पेस्ट जो है वो इसके बॉटम में यानी उसको कोट कर दिया जाता था और इससे क्या होता है कि वेपर को वहाँ पे रोक दिया जाता था। ठीक है, एक ढक्कन टाइप का आप बोल सकते हैं, पाटन यंत्र में जो रखा जाता था सब्लिमेशन के लिए। ठीक है, उस प्रोसेस से जब सबलाइन होता है, देखिए जैसे कि सब्लिमेशन में कौन सा आ जाता है, जैसे कैम्फर आ जाता है। ठीक है, कैम्फर, कपूर आ जाता है, और क्या आता है, नेप्थलीन बॉल का नाम सुनेंगे, वो आता है जो कपड़ा में जो रखा जाता है कि कीड़ा उसमें ना लगे। तो उसको भी देखिएगा तो कुछ दिन बाद में वो गायब हो जाता है। तो गायब हो गया मतलब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, उसी तरह से जब किसी सब्सटेंस को सब्लिमेशन का प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसको नीचे रखेंगे हम, थोड़ा सा हीट प्रदान करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, और उसको ऊपर कुछ रखेंगे ना, कुछ ढक्कन टाइप का, ताकि हमें वो सब्सटेंस मिल जाए गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए इसी प्रोसेस उसको इसी से किया जाता था, पाटन यंत्र और आधान यंत्र। तो समझ गए इसका क्या यूज होता था। तो सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन ये सब के प्रोसेस के लिए।
अगला है द धूप यंत्र। ये धूप यंत्र क्या है? यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड लीफ के फ्यूमिगेशन के लिए, या सिल्वर फॉइल्स विद फ्यूम्स ऑफ सल्फर और अदर सब्सटेंस। तो सिल्वर फॉइल जो होता है, आप देख सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल होता है, सिल्वर फॉइल होता है ना, जो मिठाई के ऊपर जो रखा जाता है। तो उस तरह की चीज़ें बनाने के लिए बहुत जो पतला किया जाता था, उसके लिए धूप यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ आधान यंत्र लेफ्ट एंड धूप यंत्र। देखिए ये पिक्चर से भी समझ लीजिए एक बार। ये आधान यंत्र है नीचे से, और ऊपर देख सकते हैं कैप टाइप का। ठीक है। ये साइड में जो दिया जा रहा है, ऊपर जो कैप है, कैप की तरह एक लगा हुआ है, वो सबलाइन मटेरियल का वो गैसेस पोर्शन अपने पास को रख ले रहा है। ठीक है। और नीचे दाहिना साइड में देख सकते हैं कुछ मटेरियल वहाँ पर रखा हुआ है जो कि सबलाइन हो रहा है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑल टुगेदर इंडियाज केमिकल ट्रेडिशंस वर रिच एंड वेराइड। अब एक कंक्लूजन यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का केमिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, ये काफ़ी रिच रहा है, वेराइड रहा है, काफ़ी इसमें वेरिएशन रहा है। एंड फ्यूज्ड इलेबोरेट टेक्निक्स विद अ स्पिरिचुअल कंपोनेंट। ठीक है। इसमें काफ़ी इलेबोरेट टेक्निक्स बताए गए हैं, जैसे था ना कि कैसे गोल्ड का मरकरी का जो है कंजम्पशन, वो करने से पहले बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस किए जाते थे। तो कोई भी किसी भी टेक्निक का बहुत ही इलेबोरेट करके, एक्सटेंड करके एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी है। स्पिरिचुअल कंपोनेंट क्या है? जैसा कि आपने पढ़ा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, गुरु की बातें माननी चाहिए, नहीं, डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स है वो भी इसमें शामिल है। खुद पे विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ऑल्दो हालांकि दे मे नॉट हैव डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू बर्थ ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेकिन एक चीज़ है कि आज जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके बर्थ में, उसके जन्म में ये कंट्रीब्यूट नहीं किया है। यानी कि कहा जाए कि हाँ यहीं पे केमिस्ट्री का जन्म हुआ, तो ऐसी बात नहीं रही होगी। ठीक है। यानी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। हाँ, हो सकता है कुछ मामले में कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो ये मे नॉट हैव का मतलब वो नहीं, ये भी सीधा नहीं कह रहे कि हाँ नहीं किया था, कहीं और से आया था। ऐसी संभावना है कि उन्होंने डायरेक्टली, यहाँ इंडिया ने डायरेक्टली इसके केमिस्ट्री के बोर्ड में, इसकी सहायता में, इसके जन्म में कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा कि हाँ यहीं से केमिस्ट्री का जन्म हो। They did result in considerable practical application, especially in fields like metallurgy, gemology and medicine. लेकिन फिर भी ने बहुत सारे कंसिडरेबल रिजल्ट्स दिए हैं, ऐसे रिजल्ट जो हम कंसिडर कर सकते हैं भाई हाँ ये भी कोई काम हुआ है। ठीक है। और विशेष रूप से मेटलर्जी के फील्ड में, गेमोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अहम भूमिका निभाया। ठीक है। तो इसी के साथ हम इसके एंड पे आ गए। बहुत जल्द चैप्टर 4 भी समाप्त हो जाएगा। अभी शुरुआत करेंगे इस वीडियो के बाद। तो आप, उम्मीद है कि आप सभी वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा ना कि मैं बनाता रहूँ। ठीक है। क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। आप इतनी बहुत देर रात को मैं ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन मेरे ऊपर भी ये प्रेशर है कि मैंने, क्योंकि आप सभी से ये प्रॉमिस किया है कि मैं एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो फिर ये मेरा ड्यूटी है कि मैं ये पूरा करूँ। तो 3 चैप्टर तो इसमें हो ही चुके हैं। और एक और बात ये कि जो बायोग्राफी है सीवी रमन का, उसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हैं उनकी, बहुत सारी इन्वेंशंस है, इनोवेशंस है, जिसको मैं केवल पढ़ के नहीं सुना सकता, उसको समझाना पड़ेगा किसी कॉपी पे। ठीक है। तो इसीलिए आप इस बात को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, अभी इस पर फोकस की, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये कंप्लीट करने के बाद मैं उस पर भी जाऊँगा। और इसके जितने भी MCQs है चैप्टर 3 का तो मैंने बनाया नहीं अब तक, तो इसका एक्सक्लूसिव एक बहुत बड़ा लगभग 100-150 का
MCQ आएगा एक साथ 1.5-2 घंटे का, तो आप लोग वेट कीजिए, बहुत ज़्यादा आने वाला है। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, विशेष रूप से जो जूनियर ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए उनको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि बहुत सारे जैसे सब्लिमेशन का प्रोसेस है। तो ये बोलकर जितना मैंने समझाया, ये मैं लिख कर बहुत अच्छे से समझा सकता था। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।